हेलो एवरीवन। तो ये कहानी हमारी क्यूट सी हीरोइन यूकिको की है। एम्ब्लियोपिया होने की वजह से उसे चीज़ें ब्लर ब्लर ही दिखती हैं। समटाइम्स पहचानने के लिए उसे उन्हें जूम करके ही देखना पड़ जाता है। इसकी मॉम की डेथ इसके बचपन में ही हो गई थी, सो तब से इसकी बड़ी बहन और डैडी इसका ख्याल रखते आ रहे हैं। ब्रेल ब्लॉक्स लगी होने की वजह से ये ईज़िली अपनी डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बात करें हम हमारे हीरो मोरियो की, तो उसे फाइट्स करने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं। एट अ टाइम वो 100 बंदों को निपटा ले। अब ये फिर ब्रेल ब्लॉक्स पे जा ही रही होती है। वहाँ पे मोरियो अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में ही मगन बैठा था। अब ये उन्हें वहाँ से उठने को बोलती है, वो तो जैसे इसकी बात सुन ही ना रहे हों। बार बार ये उन्हें वहाँ से जाने को ही कह रही थी। अब फिर मोरियो उसकी स्टिक ही पकड़ लेता है कि तुम्हें क्या मसला है, कहीं और से चली जाओ। इसे लगता है कि जैसे ये मुझे मारने वाला है, तो अपने डिफेंस में उसे ऐसी जगह हिट करती है कि मोरियो को तो अपनी नानी तक याद आ जाती है। उसकी हालत ख़राब देख के इसके फ्रेंड्स को उसकी चिंता ही होने लगी थी। फिर वो युकिको को बताने लगते हैं, ये तो ब्लैक पैंथर मोरियो है जिसे तुमने हिट किया। आज तक कोई भी बंदा इससे हार नहीं पाया, क्या तुम इसे नहीं जानती हो? जैसे ही उसके फेस पे लगे स्कार की बात करते हैं, तो ये उसके क्लोज आके देखने लग जाती है कि कहीं मेरी वजह से तो ये नहीं हुआ। तो वो कहता है नहीं, फर्स्ट टाइम किसी को इतना क्लोज देख के तो मोरियो की हार्ट बीट ही तेज हो गई थी, इसलिए फौरन से पीछे हो जाता है मारने के लिए। अब ये उससे सॉरी बोलती फिर वहाँ से चली जाती है। युकिको स्पेशल स्कूल में पढ़ती है। आज अपने साथ हुए एक्सीडेंट का उसने अपनी फ्रेंड सोरा को भी बता दिया था। उसने मोरियो का जिक्र अपने एक्स बॉयफ्रेंड से सुन रखा था कि वो तो एक नंबर का बैड बॉय है, आज तक पता नहीं कितनी फाइट्स कर चुका है। इसकी क्लास में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स थे, सोरा, वो खुद और एक ओनो। तीनों के वियंस डिफरेंट होते हैं। मॉम की तरह युकिको को भी फ्लावर्स पसंद थे। डैड भी अपनी बेटी के शौक को देखते हुए उसे न्यू न्यू फ्लावर्स के बारे में बताते रहते हैं और साथ में उसके टेस्ट भी लेते हैं। अगले दिन स्कूल जाते हुए इसे फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है, वो मोरियो ही था। ये फिर उसे इग्नोर करती अपने फेवरेट कपकेक्स लेने स्टोर पे आ चुकी होती है। इसी के पीछे मोरियो भी था। वो तो फाइनली बाहर आके इसे रोक के कल के लिए सॉरी बोलता है कि मुझे ब्रेल ब्लॉक्स का पता नहीं था। साथ में उस बारे में इसने तो उसकी कुछ रिसर्च वगैरह भी की थी। अब उसे इसकी इलनेस का पता चल चुका था। वो थोड़ा सा युकिको की फाइटिंग स्किल्स से ही इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है आज तक वो जस्ट पीटता आ रहा था, मार तो उसने सिर्फ इसी लड़की से ही खाई थी। बातों ही बातों में यहाँ पे तो वो उससे इसका नेम भी पूछ लेता है। ये तो फिर अपना नाम बताती वहाँ से चली जाती है। मोरियो का कंपटीटर शिशियू इसके दोनों फ्रेंड्स को आके धमकाने लगता है कि जाके मोरियो को बता दो कि वो मुझसे आके फाइट करने, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये भागे भागे इस बात का मोरियो को आके बताते हैं। वो तो एकदम रिलैक्स। अब ये हैरान कि तुम्हें क्या हो गया। इसे तो इस वक्त युकिको की ही पड़ी थी कि अब वो आखिर क्या कर रही होगी। उनके पूछने पे ये फिर उन्हें बता ही देता है कि मुझे तो उस लड़की से लव भी हो चुका है जिससे मैंने मार खाई थी। मेरा दिल तो बार बार बस उसे देखने को ही कह रहा है। यहाँ पे खड़ी इसकी एक फ्रेंड को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हमें फील होता है कि जैसे वो मोरियो को पसंद करती है। ये तो फिर से युकिको से मिलने पहुंचा होता है। वो बेचारी परेशान कि आखिर ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है। ये उससे थोड़ा सा बात करने को घबरा रहा था। खैर हिम्मत इकट्ठी करके अपने दिल की बात शेयर कर ही लेता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वो तो इसकी बातों को मजाक में टालती फिर वहाँ से जाने की करती है, पर वो तो उसे लेके सीरियस था। घर आकर ये मोरियो की बातों पे ही गौर करने लगी थी। फिर खुद से कहने लगती है कि वो जस्ट जोक ही कर रहा होना, अब ऐसे कैसे हो सकता है। मोरिया ने तो फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए गूगल पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी। सो नेक्स्ट डे युकिको को अपना लव लेटर देने पहुंचा होता है, जो कि उसने 20 पेजेस पे ही लिख डाला था। और फिर जब इसके डिजीज़ के बारे में सोचता है तो अपोलोजाइज ही करने लगा था कि मैंने तो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स ही लिखे थे, चलो कोई नहीं, अब बड़ा बड़ा लिख के दोबारा से तुम्हें दूंगा।
उसके लेटर देने वाली बात इसने अपनी फ्रेंड सोरा को भी बता दी थी। वो हैरान और साथ में इसे ये भी कहने लगती है कि वो तुमने ले लेना था। पढ़ती तो सही कि उसने आखिर उसमें लिखा क्या था। यहाँ से जाते हुए उसकी स्टिक तो साइकिल के अंदर आके टूट ही जाती है। इतने में मोरियो की भी एंट्री हो चुकी थी। उसे जब इसकी प्रॉब्लम का पता चलता है तो वो पहले उसे उठा के ले जाने का सोचता है, पर वो आगे से मना कर देती है कि मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। वो तो यहाँ पे फिर उसका बाजू ही पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें गाइड करूँगी, सो बस उसी प्लेस पे ही मुझे ले जाना। अब वो फिर ऐसे ही जाने लगे थे। रास्ते में मोरियो को पता चलता है कि इसकी हियरिंग स्मेलिंग सेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। ये भी उसे बताती है कि मिडिल स्कूल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद ही मुझे एम्ब्लियोपिया हुआ। घर आने पे ये फिर उसे अपनी सिस्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। ये अब फिर इधर अब की बार अपना लिखा लेटर ही उसे दे के जाने लगा था। इसकी बहन तो इसे मोरियो से दूर रहने को कहती है कि इसके फेस पे स्कार है, मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा। पर युकिको तो जानती थी कि ये बहुत ही अच्छा पर्सन है। डैड को उसने मोरियो के युकिको के साथ आने वाली बात बता दी थी। उन्हें तो खैर कोई एतराज़ नहीं था कि युकिको जिसके साथ डेट करती फिरे, पर इज़िमी को था। असल में पहले ही युकिको एक लड़के से धोखा खा बैठी थी, सो अब की बार ये गलती ना करने का ही सोचती है। अब आखिर उस लड़के की इसके साथ क्या कहानी है वो नहीं बताई गई। ये फिर से सुबह ही सुबह उसके पास पहुंचा होता है कि क्या तुमने मेरा लेटर पढ़ा। खैर उसने अभी तक वो रीड नहीं किया था। यहाँ पे ब्रेक ब्लॉक्स पे साइकिल्स को लगा देख के ये फिर उन्हें हटाने का सोचता है कि पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है। रेन की वजह से इसने उजीमी को खुद को लेने के लिए बुलवाया था। तभी ये मोरियो को पुलिस के पास खड़े देखती हैं, जिस पे साइकिल चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसकी बहन फिर उसे यही कहने लगती है कि देखा, मैंने सही कहा ना था कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मोरियो बेचारा इसे कुछ एक्सप्लेन तो करना चाहता था, पर ये तो उसकी बातें सुने बिना फिर वहाँ से चली जाती है। इसने तो ये सब सच्ची मान लिया था। पुलिस ऑफिसर तो बार बार इस पे यही इल्ज़ाम ही लगाई जा रहा था कि आखिर तुम कब सुधरोगे। पर इसने तो अब की बार कोई भी गलती नहीं की थी, पर वो लोग तो इसे जस्ट यही कह रहे थे कि सारा कसूर तुम्हारा ही है। रात को फ्रेंड्स ने इसकी बेल करवा ली थी। इसने इधर वो लेटर तो डस्टबिन में ही डाल दिया होता है कि मुझे अब ये नहीं पढ़ना। इसने अपने फ्रेंड्स को बता दिया था कि आज हुए इंसिडेंट की वजह से युकिको तो मुझसे नाराज़ ही हो गई है। घर आके ये तो फिर उसी के बारे में ही सोचने लगा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगले दिन मोरियो को ना देख के ये थोड़ी सी अपसेट तो हो जाती है कि वो आज यहाँ पे आया क्यों नहीं। तभी फिर मोरियो का फ्रेंड इसे सब एक्सप्लेन करने आ चुका था कि कैसे ब्रेल ब्लॉक्स पे साइकिल्स खड़ी होने की वजह से उसने फिर हमें बुलवा के वो हटाने का कहा था। अब फिर हम इतना अच्छा काम कर ही रहे थे कि साइकिल के ऑनर ने समझ लिया कि हम चोरी कर रहे हैं। इसी दौरान फिर हमारी उनके साथ फाइट हो गई। मोरियो जो कि हमें छुड़ाने आया था, प्लीज़ उसे ही पकड़ के लेके जाने लगी, हालांकि उसमें तो उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसे अब बैड फील होता है कि मैंने ऐसे ही उसके बारे में बुरा सोचा। पहले तो जाके उसका लेटर पढ़ती है, इसमें बड़े बड़े शब्दों में आई लव यू ही लिखा था। उसके बाद उसे ढूंढने निकल पड़ती है। बहुत सारे लोगों से पूछने पे भी उसे मोरियो का पता नहीं चलता, तो अब ये थक हार के बैठ जाती है। इतने में मोरियो भी आ चुका था। ये तो उससे ही उसके बारे में पूछने लगती है कि वो पर्सन जितना बुरा नजर आता है इतना है नहीं, मन का बहुत अच्छा है। ये सुन के तो वो इमोशनली हो जाता है। अब उसकी आवाज़ सुन के इसे पता चल जाता है कि अच्छा, तो ये मेरे पास मोरियो ही बैठा है। ये अब उसे लेके फिर फील्ड्स वाली साइड पे ही आ गई थी। यहाँ पे उसे आइंदा ना मिलने के लिए मोरियो कह देता है कि तुम्हारा और मेरा जोड़ नहीं बनता है, तुम इतनी इनोसेंट और स्वीट सी हो, और मैं देखो बिल्कुल गुंडा टाइप का, कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। अब यहाँ पे वो तो समझने लगती है कि शायद दुखी होने की वजह से ही वो ऐसी बातें कर रहा है, सो वो भी उसका दिल नहीं दुखाती और यहाँ पे उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है। मोरियो के साथ आके वो तो बहुत हल्का फुल्का भी महसूस करने लगी थी। उसे आज इसके साथ आना बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों खैर फिर वहाँ से जाने ही लगते हैं कि उन पे शिष्यों की नज़र पड़ जाती है कि अच्छा, तो इस लड़की की वजह से मोरियो ने मेरी चेतावनी को एक्सेप्ट नहीं किया।
युकी तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। वो तो यहाँ पे उसके साथ बिताए आज के पलों को ही याद करने लगी थी, साथ ही साथ ब्लश भी। दूसरी तरफ हमें मोरी को दिखाया जाता है, जिससे फ्रेंड्स युकीको का ही पूछ रहे थे कि क्या तुम उसके साथ डेट पे गए थे जो इतने खुश नज़र आ रहे हो। अब ये कहता है फ़िलहाल तो नहीं, मैं उसके साथ बस ऐसे ही गया था। हचिको को तो बस इससे यही पूछने की पड़ी होती है कि क्या युकीको बहुत ही सुंदर है, तो ये कहता है कि हाँ, और साथ में काफ़ी डिसेंट भी। आंट अकाने पूछती हैं कि शिशिशु ने जो तुम्हें बुलाया था तो तुम उधर गए। उसका तो ये भूल ही चुका था। इसके ना आने पे वो साहब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं। डैड तो शूटिंग के लिए ही जाने लगे थे। युकीको का प्लान तो सोरा के साथ मूवी देखने जाने का ही था और वो इस बात का इज़ुमी को बता देती है। वो अब जा ही रही थी कि रास्ते में उसे मोरियो मिल जाता है। वो इसे स्कूल छोड़ने की बात करता है तो ये कहती है कि आज तो नेशनल हॉलीडे है ना, मैं तो जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए ही जा रही थी। अब मोरी उससे पूछता है कि तुम मूवी कैसे देख पाओगी, तुम्हें तो नज़र नहीं आता ना। तो वो उसे यहाँ पे एक ऐप के बारे में बताती है कि उसकी मदद से हम जैसों को मूवी देखने में फिर आसानी हो जाती है। अभी वो इससे बातें कर ही रही थी कि उसे सोरा कॉल करके बताती है कि मुझे तो कोल्ड हो गया है, सो सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगी। ये बात तो मोरियो भी सुन चुका था, सो वो इसके साथ मूवी देखने चलने को बोलता है। पहले तो ये मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पे मान ही गई थी। इस बात से मोरियो तो एकदम खुश ही हो जाता है। हालांकि उसे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी वो इसके लिए देखने आया। पॉपकॉर्न खरीदते वक्त तो मोरियो मेन्यू ऊंचा ऊंचा रीड करता है ताकि युकीको भी उसमें मौजूद चीज़ों को जान पाए। सो स्वीट। और लोग फिर उसे ब्लाइंड भी ना समझे। इस तरह तो उसे अपनी फेवरेट चीज़ें बाय करने में आसानी होती है। अकाना आंटी के यहाँ मोरियो के फ्रेंड्स आ चुके थे। अब इनसे जब हचिको को पता चलता है कि मोरियो तो युकीको के साथ मूवी देखने गया है, वो बहुत जेलस फील करती है एंड देन उनके पास ही जाने लगी थी। इधर ये तो मूवी देखते वक्त उसके हाथ में पॉपकॉर्न भी रख देता है ताकि उसे खाने में आसानी हो। पहले तो अक्सर गिर जाने के डर से वो कुछ खा भी नहीं पाती थी। अब फिर और ज़्यादा देने के लिए जैसे ही वो इसके क्लोज आती है तब तो उसकी हालत ही ख़राब। बाद में तो फिर जैसे ही ये उसके क्लोज आने लगती है, उसे लगता है कि जैसे ये मुझे किस कर रही है, इसलिए अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। वो तो पॉपकॉर्न के बदले में उसे कोई और फूड दे के फ़ौरन से पीछे ही हो गई थी। हॉरर मूवी देखते हुए मोरियो को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो तो इसका हाथ ही पकड़ लेता है। अब ये स्माइल करने लगी थी कि वैसे देखो कितनी फाइट्स करता है और एक मूवी नहीं देखी जा रही इससे। जो भी था उसे तो मोरियो के साथ मूवी देख के बहुत ही मज़ा आया। कहीं ना कहीं उसे तो इससे लव हो ही चुका था। इन्हें देख के पीछे खड़ी हचिको मैडम तो जल भुन के स्याह ही हो रही होती हैं। यहाँ से वापसी पे मोरियो इसे खुद टी मिल्क बाय करके देना चाहता था पर यह मना कर देती है एंड फिर अपना लक आजमाते हुए खुद ही मिल्क टी देखने लगी थी। वो इसकी हेल्प तो करना चाहता था पर यह मना कर देती है। अब उसके हाथ में टी की बजाय कॉफ़ी ही आई थी जो कि मोरियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। वो फिर अब बिना कुछ सोचे समझे ये उसे ही दे देती है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी मेरे हाथ यही लगी तो मैं तुम्हें ही दूंगी। यहाँ पे भी इन्हें साथ में हचिको खड़ी देख ही रही थी। अब फिर ड्रिंक्स करते वक्त मोरियो इससे नंबर ही मांग लेता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। इससे पहले कि वो इसे अपना नंबर दे दी, ऊपर से कबाब में हड्डी बनने के लिए हचिको मैडम आ जाती है। वो इसे युकीको से अपनी छोटी बहन कह के ही इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। अब यहाँ पे उसकी शर्ट पे टी ही गिर गई थी तो मोरियो फिर हचिको से उसका हैंडकरचीफ लेके उसे गीला करने ही भाग जाता है कि मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, तुम इसके पास रुको। पीछे ये दोनों ही बच गई थी। यहाँ पे जब इसकी वाइट के नीचे गिरती है तो हचिको इसे यही कहने लगी थी कि मोरियो को तो सबकी हेल्प करने में मज़ा आता है और ये भी कि मैं भी इसे यूज़ किया करती थी। फिर एक दफ़ा मोरियो ने मुझे बुली होने से बचाया, इसके बाद तो वो मुझे प्रोटेक्ट ही करता आ रहा है। हालांकि वो ये सब झूठ ही बोल रही थी। वो तो उसे ये तक कह देती है कि मोरियो तो जस्ट तुमसे हमदर्दी कर रहा है और कुछ नहीं। इतने में वो भी ऊपर से आ ही गया था। अब ये उसे अपने ऊपर मज़ीद सिंपैथी ना करने का कह के फिर वहाँ से चली जाती है। वो हैरान कि आखिर इसे क्या हो गया, सही सलामत तो मैं छोड़ के गया था। आज के दिन ये अपनी सिस्टर को ही स्कूल छोड़ने की बात करती है कि मैं मोरियो को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ और वो तो फिर उधर मेरा वेट ही करता रहता है। साथ में ये तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी दिख रही थी।
मोरियो तो एज यूजली उसी प्लेस पे ही इसका वेट कर रहा था। इज़ुमी हालांकि उसे देख लेती है, फिर भी इसके पूछने पे इसे यही कहती है कि वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है। इसने तो खैर अब उसके बारे में सोचने का इरादा भी बदल ही लिया था कि वो और मैं एक कभी भी नहीं हो सकते। इज़ुमी की फ्रेंड उससे कहती भी है कि तुम्हें ये फील नहीं हो रहा कि तुम युकिको के लव के बीच में आ रही हो, पर ये नहीं मानती कि मैं चाहती हूँ कि वो लव करे, पर किसी अच्छे लड़के से, ना कि गुंडा टाइप मोरियो से। इसके बाद वो फिर मोरियो के पास ही पहुंच आई थी कि मेरी बहन अब तुम्हें देखना नहीं चाहती है, तो तुम उसे फॉलो करना बंद कर दो। वैसे भी तुम उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते हो और ना ही उस जैसा फील कर पाते हो। अगर तुम चाहते हो कि वो डेली स्कूल जाए तो मज़ीद फिर इस जगह पे आना बंद कर दो। वो फिर उसकी बातों से अपसेट होकर जा ही रहा था कि उसे शिशु मिल जाता है। ये अभी फाइट करने के मूड में नहीं था, फिर भी वो ज़बरदस्ती इससे लड़ता है। अब इसमें पहले जैसे भी हिम्मत बिल्कुल नहीं रही थी। वो फिर उसे डांटने भी लगा रहा कि तुम्हें क्या हो गया। वेल, हमें यहाँ पे इतना तो पता चल चुका होता है कि इसके फेस पे स्कार एक्चुअली में शिशु की वजह से ही आया था। ओनो के पूछने पे सोरा उसे फिर युकिका के फर्स्ट लव के बारे में ही बताने लगती है कि जब वो मिडिल क्लास में थी तो वो अपनी एक फ्रेंड हयामा को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। इधर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में उसे कोई धोखा नहीं हुआ था। डेली उसका मैच भी देखने जाती थी। उसकी लव कन्फेशन से पहले ही उसे एम्ब्लियोपिया हो गया। इसे तब बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। उसकी बहन इज़ुमी ने तब उसे वाइट स्टिक की पकड़ा दी थी कि इस तरह तुम्हें हर जगह जाने में आसानी होगी, पर तब उसने वो लेने से इनकार कर दिया। वो इस फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती थी कि वो ब्लाइंड हो चुकी है और ना ही लोगों की हमदर्दी लेना चाहती थी। खैर, फिर हयामा का मैच देखने वो तो बिना स्टिक के ही वहाँ से निकल पड़ी थी। रास्ते में इससे पहले कि उसकी गाड़ी से टक्कर होती, हयामा फिर उसे धक्का दे देता है, पर खुद का वो एक्सीडेंट होने से खुद को बचा ही नहीं पाया था। एंड देन उसके बाद से वो दोबारा मैच भी नहीं खेल पाया। युकिको को उस वक्त इतना ज़्यादा बुरा लगा कि अभी तक वो गिल्टी फील करती आ रही है। उसने फिर वाइट स्टिक को उठाना कभी भी नहीं छोड़ा और ये लोग और सिटी में ही शिफ्ट हो गए। उसके बाद मुड़ के उसने हयामा को देखा तक नहीं। एंड देन फिर वो तो लव के चक्कर में कभी पड़ी ही नहीं। स्कूल में युकिको को मोरियो की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। अब तो खैर वो उसकी फेवरेट कॉफ़ी निकाल के उसे देने जाने का ही सोचती है, पर वो तो आज वहाँ पे आया ही नहीं था जिधर अक्सर वो उसका वेट किया करता था। नंबर तो उसका वो हचिको की वजह से उससे ले ही नहीं पाई, बट उसकी प्लेस का उसे ज़रूर पता होता है कि वो कहाँ पे रहता है, इसलिए फ़र्स्ट टाइम ही वो बस में ही सवार होकर वहाँ पे जाने लगती है। अब रास्ते में उसे पता चलता है कि उसने तो गलत बस ही ले ली, इसलिए फ़ौरन से वहाँ पे वो बस रुकवा के वो नीचे ही उतर आती है। एंड देन टैक्सी के आने का ही वेट करने लगी थी। उधर उसे टैक्सी क्या मिलती, वहाँ पे कोई इसे लिफ्ट देने को ही तैयार नहीं होता। तभी अचानक ही शिशु की नज़र इस पे पड़ जाती है। वो पहले इसे मोरियो के साथ देख चुका था, इसलिए इसे पहचान लेता है कि अरे ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन उसके साथ घूम रही थी। इसलिए वो गाड़ी रोक के इसके पास आता है। अब जब उसे पता चलता है कि ये तो फिर मोरियो से मिल नहीं जा रही है, तो वो इसे लिफ्ट देता है। रास्ते में पूछने भी लगा था कि क्या तुम मोरियो को लाइक करती हो, तो ये उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। दोनों तो मोरियो को आगे सीढ़ियों से नीचे गिरते देख के एकदम शॉक ही रह जाते हैं। असल में वो अपनी आइज़ फोल्ड करके चीज़ों को फील करने की ट्राई कर रहा था कि आखिर युकिको डेली किन किन चीज़ों को फेस करती है और साथ में महसूस भी। उसे तो सच में युकिको से लव हो चुका था, तभी तो इज़ुमी की बातों को उसने पॉजिटिवली ही लिया। उस वक्त तो युकिको को तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। वेल, यहाँ पे वो जब उसके पूछने पर उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें देखने ही आई थी, वो खुश के क्या तुम इससे प्यार करने लगी हो, तो वो कहती है नहीं, मैं तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी कॉफ़ी ही देने आई थी। अब इन्हें अकेला छोड़ के शिशियो तो फिर वहाँ से जाने ही लगा था। ये अब उसे रेस्टोरेंट लेके आ जाता है। सभी फ्रेंड्स उससे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। वो खुद ही ऑडियो गाइड करके इसे मूवी भी दिखाता है। युकी को तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगने लगा था। सभी उसे उसकी कमी का महसूस ही नहीं करवाते। अब जैसे ही वो उसे घर छोड़ने जा रहा होता है, अब सामने से आती इज़ुमी को देख के एकदम शॉक। अब तो फिर इनकी उसके हाथों शामती आने वाली थी।
हमें यूकी को किचन में ही दिखाया जाता है, भले ही उसे कुछ साफ ना दिखता हो, पर उसे कुकिंग करने का बहुत ही शौक है। अभी वो खाना बना ही रही थी कि तभी उसे मोरियो का मैसेज मिलता है। फाइनली दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज कर ही लिए थे। वो उससे इजुमी का ही पूछ रहा था कि क्या उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। इसी के साथ ही हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस जिमी तो यूकी को पास आके उसे डांटने ही लगी थी कि इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मोरियो से नहीं मिलना चाहती हो। और इधर मोरियो को भी खूब सारा लेक्चर देती हैं कि जॉब बिजनेस वगैरह तो तुम्हारा है कोई नहीं, फिर आखिर मेरी बहन के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो। और साथ में ही यूकीको को लेती वहाँ से चली जाती है। अब इसे तो लग रहा था कि जैसे मॉर्निंग में उसकी बहन का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा, पर वो स्टिल उस पर एंग्री। वाल साथ में वो इसे खाना भी नहीं बनाने देती कि ये कितना डेंजरस है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी होना चाहिए। रास्ते में जाते हुए इसे पत्तियों से बचाने के चक्कर में वो तो इसे हिट ही कर बैठता है, फिर अपोलोजाइज ही करने लगा था। खैर इधर ही कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो युकिको को इसकी बातों को समझने में मुश्किल हो रही होती है। वो इससे इजुमी के बारे में ही पूछ रहा था कि उसके साथ मामला कुछ सेट हुआ या नहीं। ये उसकी बात सुनने के लिए पीछे मुड़ती ही है कि तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज ही आ गए थे। मोरी तो काफ़ी नर्वस हो जाता है। ये तो अब यही विश करने लगती है कि काश मैं 10 सेंटीमीटर और टॉल होती, कम से कम तुम्हारी बात सुनने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत तो ना होती। बस यही सुनना था कि ये साहब नील डाउन हो के कहने लगते हैं कि अब मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं। तभी इसके टीचर और फ्रेंड्स भी यहाँ पे पहुँच आए थे। सभी मोरियो को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उसे गुड बाय कहते क्लास में ही जाने लगे थे। लोग हाइट लंबा करने के तरीके ढूंढते हैं और ये साहब आज हाइट छोटा करने के बारे में ही सर्च कर रहा था। तो इस बात से तो उसके फ्रेंड्स भी हैरान कि चलो अगर कद छोटा है तो बंदा हाई हील्स पहन के लंबा कर लेता है, पर ये लंबा कैसे छोटा हो सकता है। इस बात से मोरियो को आइडिया आ जाता है। वो तो स्पेशल एक गिफ्ट लेके युकिको के घर के बाहर ही पहुँच आया था। साथ में थोड़ा सा डर भी रहा था कि अगर युकिको की बहन ने डोर ओपन किया तो फिर क्या होगा। ये तो उसकी खुशकिस्मती के डैडी वो गिफ्ट उठा के फिर अंदर ही लेके चले जाते हैं। इसूमी समझ रही थी कि शायद मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे मनाने के लिए ये भेजा होना है। खुद तो कितना ज़्यादा कोवर्ड है कि आया ही नहीं। इसे खोलने पे अंदर से रेड शूज़ निकलते हैं, जिन्हें लेके वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि मैंने समझा था कि वो मुझे चीट कर रहा है, चलो वो मेरा वहम ही निकला। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये भागा भागा युकिको से शूज़ का ही पूछने जाता है कि वो कैसे लगे तुम्हें। अब ये शौक है, अच्छा वो तुम ही दरवाजे के बाहर रख के गए थे। मेरी बहन को तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो चुकी है। इसे जब एहसास होता है कि अगर युकी को वही हाई हील्स पहन के चलेगी तो इसने तो गिर ही जाना है। वो अब अफसोस ही करने लगा था कि मैं कोई कंफर्टेबल शूज़ ही बाय कर लेता। युकी को तो खुशी दिखाई दे रही होती है कि कल इसने मेरी हाइट वाली बात को सीरियस लेके ही वो गिफ्ट देने का सोच लिया। कितना स्मार्ट है ये। वो इसे यही कहने लगती है कि मैं घर जाके इजुमी से वो शूज़ वापस लेने की कोशिश करूँगी और पहनूंगी भी ज़रूर। अब ये सुन के मोरी तो और ही ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रेजेंट लेने के चक्कर में सारी मनी वो खर्च कर बैठा था। अब उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचते। हचीको मैडम इसे अपनी सेविंग्स में से पैसे देने की बात करती है, पर ये तो साफ इनकार कर देता है कि मैं क्यों उधार के पैसों से युकिको को डेट पे लेके जाऊं। अब ये सुन के तो फिर वो तो जल भुन के ही राख हो जाती है। अब होती है शिशियू साहब की एंट्री। उसे देख के तो साफ लग रहा था कि ये तो यहाँ पे फाइट करने ही आया है, पर वो तो जस्ट इन्हें ये खुशखबरी देने आया था कि मेरी जॉब लग चुकी है। इसी खुशी में सबको पार्टी देता है। साथ में गुंडागर्दी करने पे भी उसने गिव अप करने का ही डिसाइड कर लिया था। उससे तो मोरियो बहुत ही इम्प्रेस दिखाई दे रहा होता है। अब खुद उसने भी कोई जॉब ढूंढ के इसके नक्शे कदम पे चलने का फैसला कर लिया था। एक्साइटमेंट में आके ये तो फिर प्रेजेंटेशन के लिए फ़ोटोज़ ही जाके बनवाता है, पर उसमें से कोई भी इसकी अच्छी नहीं आई थी। अब फिर लटके हुए फेस के साथ ये तो रेस्टोरेंट ही पहुंच आया था। सबके पूछने पे अपनी सैड स्टोरी बताने लगता है कि मैं इतनी डिसेंट सी पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू देने गया था, पर किसी ने भी मुझे रखा ही नहीं कि तुम तो ब्लैक पैंथर हो ना, हम कोई वर्क पे फसाद वगैरह नहीं चाहते। ये तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है। अब इसके फ्रेंड्स इसे चेयर अप करने के साथ साथ नेक्स्ट इंटरव्यू देने के लिए मोरियो बन के ही जाने के लिए कहते हैं कि हो सकता है इस तरह तुम्हें कोई रख ही ले।
घर आके युकिको को मालूम होता है कि इज़ुमी को रियलिटी का पता चल चुका है कि वो शूज़ तो उसके एक्स ने भेजे ही नहीं थे और वो वाकई में इसके वहम के अकॉर्डिंग एक और लड़की को डेट कर रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि उज़ुमी ने तो वो रेड शूज़ कूड़े में फेंक दिए हैं, ये बेचारी भागी भागी उन्हें लेने के लिए भागती है। इस बार फिर से मोरियो को रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम्हारे फेस पे तो स्कार है, अब हम अपने कस्टमर्स को डरा के भगाना तो नहीं चाहते। इधर इसे फाइनली जूते मिल ही चुके थे। रात को वो बहुत ही अपसेट बैठा होता है कि अब मेरा क्या बनेगा, कि तभी उसे युकिको की कॉल आ जाती है। इस वक्त वो उसके शूज़ पहन के ही बैठी थी और इस बार में वो उसे बता भी देती है। वो तो उसे अपनी एक ख्वाहिश का इजहार ही करने लगा था कि क्या तुम यही शूज़ एक सेकंड के लिए ही सही मुझे लाइव पहन के दिखा सकती हो। तो वो मान जाती है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगी ना तो तुम्हारे सामने ही ये पहन के आऊँगी। साथ ही साथ वो उसे फिर अपनी जॉब के ना लगने का भी बताता है कि मैंने इतनी ट्राइयाँ की पर कोई मुझे रखने को तैयार ही नहीं है। वो तो फिर उसे हिम्मत ना हारने को कहती है कि एक ना एक दिन ज़रूर तुम्हें समझते हुए कोई तुम्हें भी एक्सेप्ट कर ही लेगा। इज़ुमी की आवाज़ सुन के वो तो फ़ौरन से कॉल काट देती है, पर शूज़ को छुपाने के चक्कर में वो तो फिर उन्हें उसे दिखा ही बैठी थी। अब फिर सारी बात तो उसे उन्हें बतानी ही पड़ गई थी कि एक्चुअली में ये मोरियो ने मेरे लिए ही भेजे थे। अब उसकी बहन हैरान कि उसे तुम्हारी कंडीशन का पता भी है, फिर भी ये देने की उसमें हिम्मत भी कैसे हुई। उसे मालूम होना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। अब आगे चल के वो तुम्हें कहाँ प्रोटेक्ट कर पाएगा। सो उससे मिलना अब तुम छोड़ ही दो। ये अब यहाँ पे मोरियो की ही साइड लेने लगती है कि उसकी मुझे लेके इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, वो बैड पर्सन नहीं है। पर इज़ुमी उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। अब फिर ये भी उस पर भड़क जाती है कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। सब फिर मुझे एहसास दिलवाइए ना, आप ज़रूर मेरी ब्लाइंडनेस को मद्देनज़र रख के हर काम से रोकती रहती हैं, कुछ नया करने ही नहीं देती। अब वो सब मोरियो के साथ करते हुए मुझे खुशी हो रही है, तो आपको क्या मसला। अपने आगे बोलने पे उसे इज़ुमी से थप्पड़ ही पड़ गया था। ये तो उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती अपने रूम में ही चली जाती है। इज़ुमी तो एक तरह से उसे हर काम से उसी के भले के लिए ही रोकती थी कि कहीं बाद में उसे कोई मसला ना हो। ये तो अगले दिन इज़ुमी से बिना बोले ही स्कूल चली जाती है। मोरियो स्टेशनरी शॉप पे आ चुका था, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियो गाइड सीरीज देख के खुश के अगर युगी को मेरे साथ होती तो उसे कितना अच्छा लगता। इवन कि उसे अपने साथ इमेजिन ही करने लगा था कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे अपने साथ लेके आऊँगा। वो इधर जिस ग्रैंडमा की हेल्प करता है वो कोई और नहीं बल्कि शिशियो की ही दादी माँ थी। वो तो मोरियो की खूब सारी तारीफ़ें करती हैं कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत अच्छे भी, एंड देन उन्हें गुड बाय कहती वहाँ से चली ही गई थी। डैड इज़ुमी से मिलने आए थे, वो बस अपनी दोनों बेटियों के दरमियान सुलह ही करवाना चाहते थे। वो यहाँ पे उससे यही कहने लगे थे कि माना कि मेरी और युकिको की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर है, फिर भी तुम्हें युकिको का थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से लाइफ गुजारना चाहती है तो उसे गुजारने दो। अब ये भी फिर उनकी बात मानने को तैयार हो ही गई थी। शिशियो इसी शॉप का ही मैनेजर था। वो तो मोरियो को जॉब की ऑफ़र कर देता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे काम कर सकते हो। ये सुन के तो वो तो फिर खुशी खुशी ही उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये बेटर अपॉर्चुनिटी वो अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था। जल्दी से फ़ोन करके इस बात का युकी को भी बता देता है कि मेरी जॉब लग चुकी है। ये भी अब खुश। इसके बाद सीधी वो इज़ुमी के पास ही पहुंची होती है कि क्या आप मेरे साथ शॉपिंग करने चल सकती हैं, और फिर वो उन्हें अंदर ले जाने की बजाय बाहर ही रुकने का कह देती है कि मैं खुद ही जाके शॉपिंग करूंगी। अब रेड शूज़ के साथ उसे एक ड्रेस ही ढूंढनी थी, जहाँ पे एक लेडी की मदद से वाकई में वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस चूज़ कर भी लेती है। बाहर आते वक्त वो बहुत हैप्पी दिखाई दे रही थी कि देख लिया ना, मैं आपके बिना भी जाके शॉपिंग कर सकती हूँ। आप भी अब मेरे पे तवज्जो देने की बजाय खुद को दें, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें, मज़े करें, मेरी टेंशन मत ले। ये सुन के तो वो फिर स्माइल ही करने लगती हैं। अगले दिन वही शूज़ और न्यू ड्रेस पहन के ये तो मोरियो से मिलने ही पहुंची हुई थी। वो इसे देख के एकदम सरप्राइज। अब ये यहाँ पे फिसल के गिरने ही वाली होती है कि मोरियो इसे संभाल लेता है। ये सीन जो कि इज़ुमी खड़ी देख रही थी हंसने लगती है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो तो इसे हक करने के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है कि अब मैं अपने पैसों से तुम्हें गिफ्ट्स वगैरह लेके दूंगा और साथ में कंफर्टेबल शूज़ भी।
ये देख के तो इज़ुमी भी इमोशनली हो जाती है कि वाकई में ये तो उसे प्रोटेक्ट करने के लायक है। शिशियू अब इसे टिश्यू दे के मोरियो की तारीफ ही करने लगता है कि ऐसे लड़के दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। युकी को बहुत ही लकी गर्ल है। अब यहाँ पे ये भी उसे बताती है कि मैं उसकी बहन हूँ और साथ में ये बात तो वो भी मान ही चुकी थी। इसके बाद हमें इन दोनों को रेस्टोरेंट में ही दिखाया जाता है। इन्हें साथ में बैठा देख के हचिको की हालत ही ख़राब हो रही होती है। युकी तो मोरियो से पार्ट टाइम जॉब की ही बात करने लगती है और साथ में मज़े से अपना खाना भी इंजॉय कर रही थी। अब इतने में ही हचिको मोरियो को किस कर देती है। वो बेचारा एकदम सरप्राइज। मोरियो का तो काम पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता। वो हचिको के किस करने पे बहुत ही डिप्रेस्ड नज़र आ रहा था कि अगर वो युकिको ने देख ली होनी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। तब तो इन दोनों को हनाओ ने भी देख लिया था, जो कि असल में हचिको को पसंद करता है। इधर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने वाली बात इसने डैड और इज़ुमी को बता दी थी। वो तो उसे इंटरव्यू के हवाले से टिप्स वगैरह ही बताने लगते हैं कि इस तरह हो सकता है तुम्हें वो जॉब पे रख ले। इज़ुमी को तो मानो शीचन से लव भी हो गया हो। शिशियू का नाम एक्चुअली में शीचन ही है। वो तो उसे देखने के बहाने से शॉप पे ही पहुंच आई थी। मोरियो उसे शीचन से बात ही नहीं करने देता, अपना ही रोला बीच में डाल ही रखता है कि युकिको को कितनी नज़दीक से चीज़ें नज़र आती हैं। साथ में उसे एक शॉपिंग बैग थमा के उसे इसमें से देख के बताने के लिए कहता है कि क्या मैं और शीचन तुम्हें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे शीचन साहब तो बहुत ही नर्वस हो गए थे। अब वो फिर उन्हें नो कह देती है और साथ ही साथ इन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक भी रह गई थी। अब ये खुश होता चला जाता है कि मेन फिर युकिको ने मुझे हचिको के साथ नहीं देखा होना। युकिको इंटरव्यू देने के बाद से बहुत ही अपसेट दिख रही होती है कि मुझे अंकल ने जॉब पे तो नहीं रखा, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझसे बहुत पोलाइटली बात की। मोरियो उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है कि मैं भी तो बहुत बार रिजेक्ट हो चुका था, मुझे भी फिर आखिर किसी ने रख ही लिया, सो तुम्हें भी तुम्हारे हिसाब की जॉब मिल जाएगी, सो डोंट वरी। उसके ये वर्ड सुन के अब तो युकिको का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब इसकी टीचर को जॉब के लिए अप्लाई करने का पता चलता है, वो तो इसे और ज़्यादा ही मोटिवेट करने लगती हैं और साथ में मशवरे देने भी कि तुम क्यों ना उस जगह जाके अप्लाई करो जहाँ तुम्हें जाना पसंद है और जो काम करने का तुम्हें शौक है उसे ही लेके आगे बढ़ो। इसे तो कुकिंग करना पसंद था और साथ में खाना खाना भी। अब तो युकी को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच आई होती है। यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने ही आई थी। अभी फिर इधर ये बैठी ही होती है कि ऊपर से मैनेजर साहब की एंट्री होती है। श्याओ, जो कि इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, वो तो फ़ौरन से ही इसे जॉब देने के लिए मान जाता है कि तुम बेशक कल से ही यहाँ पे आ सकती हो। अब ये गुड न्यूज़ इसने मोरियो को भी बता दी थी। उसे तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। कुछ दिनों के लिए इसने मोरियो से अपोलोजाइज भी कर लिया था कि शायद अब हम डेली ना मिला करेंगे, मैं बस अभी अपने वर्क पे ही फोकस करना चाहती हूँ। इसके बाद फिर मैंने तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है। वो तो खुशी खुशी मान जाता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। अगले दिन घर से जाते हुए इज़ुमी और डैड तो इसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस करना। उन्हें तो इसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसे पूरे स्टाफ से फिर इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ मैनेजर एक लड़की को इसे गाइड करने का भी ऑर्डर दे देता है। इसके यहाँ आने से ये लोग तो ज़रा भी खुश नज़र नहीं आ रहे होते कि आखिर बॉस ने क्या सोच समझ के इसे हायर किया। मेन्यू पढ़ने में हालांकि इसे दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारने वाली थी। आज फर्स्ट डे था तो ज़्यादा मालूम ना होने की वजह से उससे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ का शेड्यूल काफ़ी बिजी था। 8 से जब मोरियो को पता चलता है कि हचिको तो अपने रूम से निकली ही नहीं है, वो उसे फिर ऊंची आवाज़ में बाहर आने को कहता है। इसने अभी उससे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर ली थी कि मोरियो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जिसका वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। वो इसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन ही समझता था, पर उसे कैसे बताए ये उसे पता नहीं चल रहा होता।
इज़ुमी तो फिर से एक बहाने से शिशियो को देखने आ चुकी थी। उससे आखिर अपनी बात कैसे बढ़ाए और क्या कह के, इस सब के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिख रही होती है। रात को घर जाते वक्त युकीको यहाँ पे कुछ वर्कर्स को बात करते सुनती है कि बॉस ने इसे जस्ट मनी के लिए ही रखा होना है, वरना ऐसी लड़की को कौन जॉब दे। ब्लाइंड पीपल को रखने के लिए तो गवर्नमेंट अलग ही पैसे देती है। ये अपसेट के क्या सच में ऐसा ही है? वो मैनेजर से पूछ भी लेती है कि आपने मुझे क्यों हायर किया। उसका जवाब वो बहुत ही अच्छा देते हैं कि तुम में हार्ड वर्क करने का इतना ज़्यादा पैशन है कि मैं स्टाफ में भी यही एनर्जी देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें हायर किया ताकि वो तुमसे कुछ सीखें। ये सुन के तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कल अपना बेस्ट देने का सोचती है। सो नेक्स्ट डे वाकई में वो वर्क पे बहुत अच्छे से फोकस करती है। चीज़ों की लोकेशन वगैरह कहाँ है उस सब के हवाले से वो लर्न करती है। मोरियो घर पे अपसेट के अगर युकीको को पता चल गया कि हचिको ने मुझे किस करने के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस की हैं तो क्या होगा। युकीको तो काम पे इतनी ज़्यादा मेहनत मोरियो के लिए ही कर रही थी कि बस मुझे परमानेंट जॉब मिल जाए, मैंने मोरियो से अपना लव कन्फेस कर ही लेना है। फिर आज कोइंसिडेंटली मोरियो की मुलाकात ओनो से हो जाती है। अब वो युकीको का फ्रेंड था तो ये उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और साथ में अपनी प्रॉब्लम्स भी उससे शेयर कर ही लेता है कि मैं ना फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हूँ। एक तरफ मेरी फ्रेंड है और दूसरी तरफ युकीको। तो अब उसे बहुत अच्छे से समझाता है कि इंसान के अंदर फीलिंग्स भी डबल ट्रिपल किस्म की होती हैं। वो अपनी सिस्टर को और तरह से लाइक करता है जबकि अपनी गर्लफ्रेंड को और तरह से, जैसे कि एक रेड कलर है, हालांकि स्ट्रॉबेरी का भी यही रंग होता है, एप्पल का भी इसी तरह, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन हमारे नज़रिए से तो उनकी जगह पे डिफरेंट ही होती है। उसकी बात तो ये अच्छे से समझ गया था कि हाँ, मुझे हचिको को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि मैं उसे जस्ट अपनी बहन की तरह ही समझता हूँ और कुछ नहीं। हचिको बैठी मोरियो के बारे में ही सोच रही थी कि उन दोनों की मुलाकात आखिर कैसे हुई एंड देन वो उसकी लाइफ का एकदम बेस्ट पार्ट ही बन के रह गया। तभी मोरियो आके खुल के उसे अपनी सिचुएशन का बता देता है एंड ये भी कि तुम मेरी सिस्टर हो और हमेशा ही मैं तुम्हारी केयर करता रहूँगा, सो डोंट वरी। ये सुन के वो तो यहाँ पे इमोशनली हो जाती है कि क्या सच में ये मुझे पसंद नहीं करता। युकिको के पैशन ने वाकई में इन सब के दिल में जगह बना ली थी। वो सभी इसकी केयर करने लगते हैं, चीज़ों को उसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे उसे उठाने में दिक्कत ना हो। युकिको के बारे में एम्प्लॉयज़ से अच्छा सुन के तो बॉस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसका मतलब मेरा मकसद तो फिर बिल्कुल कामयाब हुआ। आज प्राइज़ बनाने का काम उसे ही सौंपा जाता है क्योंकि एक एम्प्लॉय छुट्टी पे था। मोरियो भी अपने दोस्तों के साथ इधर ही बाहर बैठ के उन्हें दूर से देख रहा होता है एंड देन अपने फ्रेंड्स को अंदर जाके युकिको को देखने के लिए बोलता है। ये अब सुनते हैं कि अंदर वो किसी से काम ख़राब करने पे सॉरी बोल रही थी। ये अब जाके मोरियो को बता देते हैं। वो तो उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाता है एंड देन यहीं पे ही ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे इनकरेज करने लग गया था। उसकी आवाज़ सुन के ये तो फिर एकदम हैप्पी हो जाती है। कस्टमर्स को परेशान ना करने के लिए स्याओ फिर उसे वहाँ से चले जाने को बोल देता है। अपनी गलती की तो यहाँ पे उसने उससे अपोलोजाइज कर ही ली थी। युकिको ने अपनी फर्स्ट प्राइज़ बना ली थी, सभी उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब वो यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो चुकी थी। प्राइज़ ऑर्डर करने वाला कस्टमर कोई और नहीं बल्कि वही अंकल थे जिनके यहाँ वो इंटरव्यू देने गई थी। उन्हें तो युकिको के यहाँ काम करने का जब पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि ये लोग ही लकी हैं जो कि उसे रख पाए। ये अब जल्दी से मोरियो को कॉल करके कल मिलने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है एंड साथ में उसे ये भी बताती है कि अब मेरी परमानेंट जॉब लग चुकी है। वो तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड देन कल उससे मिलने के लिए मान ही गया था। युकिको अब अगले दिन जैसे ही मोरियो से मिलने जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे फिर हमें हचिको को भी दिखाया जाता है जिसके इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। युकिको स्पेशल खुद मोरियो के लिए फ्रेंच फ्राइज भी बना के लाई थी, अब बस उसके आने का ही वेट कर रही होती है। तभी एंट्री होती है हचिको मैडम की जो कि आते ही इसकी वाइट केन उठा लेती है। ये बेचारी डर के मारे हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर हचिको की आवाज़ सुन के चुप हो जाती है। उसे लग रहा था कि बस इसी स्टिक की वजह से ही ये सबसे हमदर्दियाँ इकट्ठी करती फिर रही है। इतने में मोरियो भी आ जाता है। वो भी हचिको को देख के एकदम सरप्राइज के तुम इधर क्या कर रही हो।
अगले ही सीन में फिर हमें इन दोनों को रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। यूकी आज वाली उसकी हरकत पे सख्त एंग्री तो थी, लेकिन फिर प्यार से समझाने भी लगती है कि मुझे भी ये स्टिक उठा के चलने का कोई शौक़ नहीं है। इसके बगैर तुम्हें पता है मेरी लाइफ बिल्कुल हेल की तरह है। अब फिर हची को उसकी बात समझ जाती है। असल में उसे भी यही लगता था कि ब्लाइंड पीपल्स की लाइफ तो बहुत ही आसान होती है, अगर वो कोई गलती करें तो उन्हें कोई कुछ कहने वाले नहीं होता, जबकि उस जैसे को फिर बुली ही किया जाता है। यूकिको ने उसे ये तो कंफर्म कर दिया था कि सबकी लाइफ भी सिंपल नहीं होती, हम जैसों को भी बहुत ही ट्रबल्स फेस करनी पड़ती हैं। अपने बैड बिहेवियर पे हचिको से अपोलोजाइज भी कर लेती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से दोनों ने फ्रेंड्स बनने का ही डिसाइड कर लिया था। इन्हें खुश देख के बाकी सब भी स्माइल करने लगते हैं। मसले सुलझाने के चक्कर में वो तो इसे फ्राइज़ देना बिल्कुल भूल गई थी, जो कि अब ठंडी हो चुकी होती हैं। मोरियो भी वही लेके ही खाने लगता है और साथ में इसकी तारीफ़ भी करता है कि ये बहुत मज़े की हैं। जब ये उससे अपने लव की कन्फेशन करती है, वो तो खुशी के मारे इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है कि क्या सच में उसे तो मानो जैसे ये सब ड्रीम ही लग रहा हो, बट ये रियलिटी थी। डैड को जब इजुमी के थ्रू इसके रिलेशनशिप में आने का पता चलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनकी तो बस यही विश थी कि उनकी बेटियां खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारें, इससे बढ़ के वो भला इनके लिए और क्या मांग सकते थे। यूकिको को तो आज से कस्टमर से ऑर्डर वगैरह लेने का काम ही सौंपा जाता है। सब उसे अच्छे से ही ट्रीट कर रहे थे, मगर ये बात एक एम्प्लॉय को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। ऐसा मानो कि वो उससे जेलस फील कर रही हो कि सारे इससे अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। घर आके ये तो अब मोरियो के साथ डेट पे जाने के लिए खुद के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगी थी। इस बात से इजुमी तो उसे फिर काफ़ी ज़्यादा छेड़ती है, ये उसका फर्स्ट टाइम था। अगले दिन ये फिर बड़ा ही अच्छा सा तैयार होके मोरियो से मिलने जाने लगती है। वो तो आज ब्लैक ड्रेस से पहन के आया था कि आखिर को मैं ब्लैक पैंथर हूँ। ये तो फिर उसी से ही टकरा जाती है। उसे बाकी कलर्स तो फिर भी कुछ दिख जाते थे, पर ब्लैक को उसे पहचानने में दिक्कत होती है। ये सुनना था कि मोरियो तो फौरन से अपना कोट उतार देता है। दोनों फिर खुशी खुशी ही एक्वेरियम जाने लगते हैं। ये तो उसके साथ आके खूब सारा एंजॉय करती है, फ़ोटोज़ बना के अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करते हैं। दूसरी तरफ आंट ने तो अब इन दोनों को भी अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए कह दिया था कि देखो मोरियो की लाइफ अब कितनी अच्छी हो चुकी है। इजुमी की आज कोइंसिडेंटली शीचन से मुलाकात हो जाती है। अब जब उसे पता चलता है कि वो इधर डेली ही जिम में आया करता है, तो उसने भी अब यही ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था कि चलो इससे मुलाकात होती रहेगी। इधर क्रिसमस का आज लोगो लगा देख के मोरियो तो अपसेट ही हो जाता है। अब इसके पीछे का आखिर क्या रीज़न है वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। इसे तो फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं कहता एंड देन उसे घर छोड़ता वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब ये मिलते हैं तो वो उससे उसके पेरेंट्स का ही पूछने लगी थी। एक्चुअली में वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी, बट ये सुन के तो मोरियो का फेस ही लटक जाता है। वो अपने पास्ट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए यूकिको से भी रूडली बात कर जाता है कि आइंदा के बाद मुझसे ये क्वेश्चन मत करना। वो बेचारी परेशान कि इससे क्या हो गया, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या। घर पे इजुमी जब इसे अपने जिम ज्वाइन करने की बात बताती है तो ये हैरान कि आपको तो वो पसंद नहीं थी, फिर किस लिए ज्वाइन की। अब इसे इतना तो यकीन हो चुका होता है कि ज़रूर मेरी बहना को किसी से लव हो चुका है। वो खुद तो आज मोरियो को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रही थी। ये बात तो उसकी बहन भी नोट कर लेती है। हमें मोरियो की दुख भरी कहानी का भी पता चलता है कि जब वो छोटा था तो मॉम ने उससे मिलके एक जगह क्रिसमस एंजॉय करने का प्रॉमिस किया था, पर उसी दिन ही वो इसे छोड़ के न जाने कहाँ गायब हो गई। ये तो उस दिन बस उन्हें ढूंढता ही रह गया था, पर वो उसे नहीं मिली। इसने मोरियो के बदलते बिहेवियर का सोरा को बता दिया था कि मैंने जस्ट उसकी फैमिली के बारे में ही पूछा था, पर वो तो गुस्सा हो गया। शॉप के बाहर सोरा और ओनो भटकते भटकते मोरियो का पूछने के लिए पहुंच आए होते हैं। यहाँ पे वो तो इधर था ही नहीं। अब ये खुद को शीचन से इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ अपना एक मैसेज मोरियो को डिलीवर करने का ही कह देते हैं।
दूसरी तरफ रेस्टोरेंट पे युकिको का हाचिको बहुत अच्छे से वेलकम करती है। उसे तो मोरियो और इसके रिलेशन से अब कोई भी एतराज़ नहीं रहा था। मोरियो से मिलने शीचन आया था। वो उसे सोरा और ओनो का मैसेज भी डिलीवर करने के साथ साथ पास्ट की मेमोरीज को फेस करने का भी कह देता है कि उसी वजह से तुमने युकिको को हर्ट किया है ना, तभी उसके फ्रेंड्स बात करने तुमसे शॉप पे ही पहुंच आए थे। मोरियो की मॉम को लेके इनकी थोड़ी बहुत फाइट भी हो जाती है। वो उनका नाम इसके मुंह से बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। एक तरह से शीचन भी सही था कि हम पास्ट को जितना भुलाने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ही याद आता है। सो क्यों ना बिटर रियलिटी को फेस किया जाए। चले कम से कम इससे मन का बोझ हल्का तो हो जाता है। वो ये बात उसे युकिको को बताने के लिए भी कह देता है कि बातें शेयर करने से फिर फासले कम हो जाते हैं। वो तुम्हारी देखो कितनी ज़्यादा केयर करती है यार, बात को कुछ तो समझो। काम पे युकिको की वजह से ही पूरे स्टाफ की फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है। अब तो उस एम्प्लॉय का इसके साथ रवैया बहुत अच्छा हो जाता है कि जो काम हम ना कर सके वो इसने कर दिखाया। इस बात से वो खुश भी नज़र आ रही होती है। मोरियो ने जो मोम का बॉक्स सदियों से नहीं खोला था, आज ओपन कर ही लेता है। इसके बाद वो सीधा युकिको से मिलने ही पहुंच आया था। ये भी उससे सॉरी बोलती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट का नहीं पूछना चाहिए था। वो तो इट्स ओके कह के अपनी मॉम के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो उसे छोड़ के चली गई। साथ ही साथ काफ़ी इमोशनल भी हो गया था कि युकिको प्लीज़ तुम ना मुझे छोड़ के चली जाना। मुझ में अब अपनी प्रीशियस चीज़ों को खोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। यहाँ पे वो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मॉम के बॉक्स में और कुछ नहीं, बस इसके बचपन की ही फ़ोटोज़ थी। इसे तसल्ली देने के लिए युकिको फिर उसे हगी कर लेती है। साथ में ये भी अश्योर करवाती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, सो डोंट वरी। चलो इनका तो मसला हल हुआ। इज़ुमी भी जिम पहुंच आई थी। जब शीचन उसकी हेल्प करने के लिए उसे टच करता है, तब तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दूसरी तरफ डैड तो अपनी छोटी बेटी के लिए प्यारे प्यारे फ्लावर्स का बुके ही लाए थे। साथ ही साथ जब इसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि इज़ुमी को भी किसी से लव हो चुका है, वो तो एकदम शॉक में ही रह जाते हैं। युकिको के स्कूल में हर साल की तरह अब की बार भी रनिंग कंपटीशन ही होने वाला था। सो मोरियो के साथ वो प्रैक्टिस ही करने आई होती है। अब मोरियो तो इससे बातें करने में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि ध्यान ना देते हुए इसके पाँव पे अपना पाँव ही रख देता है। फिर उससे अपोलोजाइज ही करने लगा था। दूसरी तरफ अनाओ सबको मोरियो और युकिको के रनिंग करने जाने का बता रहा होता है कि स्कूल कंपटीशन की तैयारी में वो उसकी हेल्प कर रहा है। जिम में बातों ही बातों में इज़ुमी शीचन को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट कर ही लेती है। आज के लिए तो वो बिज़ी था, लेकिन जैसे ही टाइम निकाल के नेक्स्ट टाइम जाने की बात करता है तो ये सुन के वो खुश हो जाती है कि चलो कोई चांस तो मिला। भाग भाग के युकिको की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी। सो उसे चीयर अप करने के लिए मोरियो उसका फेवरेट फूड लाता है, जिसका टेम्परेचर चेक करने के लिए वो उसे अपने लिप्स पे लगा के ही खा रही थी। ये देख के तो मोरियो को उसे किस करने का बड़ा मन करता है। अब तो हम रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो ऐसा करने से क्या डर। फिर फ़ौरन ही पीछे हो जाता है कि नहीं, युकिको को कुछ नज़र नहीं आता तो मुझे इसे बताकर ही किस करनी चाहिए। अब जैसे ही मुड़ता है तो ये देख के हैरान कि वो इस वक्त एक पपी के साथ ही खेलने में बिजी थी। तब तो वो फिर उसे स्माइल ही पास करता है। अब जब उसे पता चलता है कि इज़ुमी शीचन वाली सेम जिम में ही जाती है, तो उसे तो अब कन्फर्म ही हो चुका था कि ज़रूर वो उसे लाइक करने लगी है। एक तरह से शीचन की मोरियो भी तारीफ़ करता है कि वो बुरा लड़का नहीं है। अगर ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो अच्छी बात है। इन्हीं की साइड पे सोरा भी वॉक करने आई थी। तभी हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि उसे फॉलो ही कर रहा था। जैसे ही उस पे मोरियो की नज़र पड़ती है, वो इस बारे में फिर युकिको को भी बता देता है। सामने खड़ी साइकिल की वजह से वो तो बुरे तरीके से नीचे ही गिर गई थी। अब युकिको के कहने पे ये तो फौरन से फिर उसकी हेल्प करने आ जाता है। फिर साथ में युकिको को भी उसके पास ही बिठा के उस साइकिल वाले को कोसने ही लगा था कि आजकल लगता है लोग पागल हो चुके हैं, ऐसे कैसे रोड के बीच में साइकिल खड़ी कर सकते हैं।
युकिको को तो सोरा अश्योर करवाने लगती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे लेके परेशान मत हो। भले ही वो उसके फेस की नर्वसनेस को ना देख सकती, लेकिन बातों को महसूस तो कर सकती थी। उसे सोरा की फिक्र होने लगती है कि पहले मैंने उसे कभी भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं देखा जितनी कि वो अब लग रही थी। आखिर क्या बात है, ज़रूर वो मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ये बातें उसने मोरियो से भी शेयर कर ली थी। वाकई में सोरा घर पे बहुत ही स्ट्रेस्ड दिख रही होती है। मोरियो तो उसकी हेल्प करने का सोचता है। पहले तो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से कुछ पूछने पहुंचा हुआ था, फिर अगले दिन युकिको के स्कूल आके उन्हें अपने साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है कि हमारी बातें करने के लिए वो जगह एकदम परफेक्ट है। पीछे से ओनो भी आ गया था, सो वो उसे भी अपने साथ ही लेके आ गए होते हैं। अब रिजी उन्हें पूरी बात बताने लगता है कि मैंने पता कराया है, सोरा के सामने जिसने भी साइकिल खड़ी की थी उसका इरादा इसे हर्ट करने का ही था। पहले भी ये लोग बात नोट कर चुके हैं कि हर बार कोई ना कोई पर्सन आके सोरा को ज़रूर तंग करने की कोशिश करता है, पर इसका जिक्र हमसे इसने क्यों नहीं किया। वो भी इससे फिर पूछने ही लगते हैं कि अगर तुम्हें किसी पे डाउट है तो बता सकती हो। वो तो खैर इन्हें उस बात का तो कोई जवाब नहीं देती, उसे भी कुछ पता नहीं था, पर मोरियो पे गुस्सा ज़रूर हो गई थी कि तुमने इस सारी बात का आखिर क्यों पता चलाया। उसे तो नॉर्मल लोगों से ही अब नफरत हो चुकी थी कि वो ऐसे ही हम जैसे ब्लाइंड पीपल्स को बस तंग करने का ही रास्ता ढूंढते रहते हैं। उसने मोरियो को भी उन्हीं लोगों में काउंट कर लिया था, पर वो परेशान कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और इसकी हेल्प तो वो बस युकिको की अच्छी फ्रेंड होने के नाते ही कर रहा था। इस बात की यकीन दहानी तो युकिको खुद भी उससे कर लेती है। ये अब उस पे भी एंग्री कि तुम तो बहुत लकी हो ना, मोरियो जैसा प्यार करने वाला मिला, फिर ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई। एक मैं हूँ जो कि किसी काम में परफेक्ट नहीं हूँ। अपनी प्रॉब्लम इसलिए सबसे शेयर नहीं की कि जाहिर है तुम लोगों ने मुझे उससे भी क्विट करने का ही कह देना है, जो कि मैं करने वाली नहीं हूँ। ये कहती वो तो अब फिर वहाँ से चली जाती है। उनके तो ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, सो वो यहाँ पे उनसे एक काम के लिए एक फेवर मांगता है। घर पे इसे खोया खोया देख के डैड को इजुमी के थ्रू अब पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअली में सोरा से फाइट हो चुकी है। अब ये उसे लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। ब्लाइंड स्कूल में एक वाहिद वही सोरा ही थी जो इसकी फ्रेंड बनी, और उसी के साथ मिलकर ही इसने लाइफ को भी इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। पर अब वो भी एक अच्छी दोस्त होने के नाते उसकी हेल्प करना चाहती थी। खैर नेक्स्ट डे स्कूल में कल वाले बिहेवियर की सोरा खुद ही इससे माफ़ी मांग लेती है, लेकिन मोरियो से तो वो फिर भी अपोलोजाइज़ नहीं करने वाली थी कि मैंने उससे बात ही नहीं करनी। इज़ूमी की तो शीचन की वजह से एक्सरसाइज कर कर के हालत ही ख़राब हो चुकी थी। वो तो अभी तक खैर इधर आया ही नहीं था, तो ये अपसेट जैसे ही फिर उसे आते देखती हैं तो इसके फेस पे स्माइल आने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावर भी आ चुकी थी। युकिको ने मोरियो और सोरा के बीच सुलह करवाने का सोच लिया था। सारी रात बैठ के वो एक कोर्स रेडी करती है। नेक्स्ट डे वो दोनों को एक ही टाइम पे बुला के साथ में रनिंग करने जाने के लिए कहती है। वो तो किसी सूरत में जाने को तैयार नहीं थे, फिर ये उन्हें कोर्स थमा के खुद की खातिर ज़बरदस्ती मना के वहाँ से भेजती है। बाकी इनके बीच कन्वर्सेशन कैसे करवानी है उसका उसने फुल प्लान ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। फर्स्ट स्टॉप पे इज़ूमी और शिचन दोनों को ही वाटर बॉटल्स थमाने पहुंच चुके थे। टीचर से कह के उसने इनका फेवरेट पियानो म्यूज़िक भी प्ले करवाया था, जिसे लेके दोनों ही बातचीत करते रहते हैं। फाइनली लास्ट स्टॉप तक पहुंच चुके थे। इनकी फ्रेंडशिप अब हो ही चुकी होती है। एक कपल तो फिर इनके लिए बेंच छोड़ता है तो मोरियो उन्हें थैंक्स कहता है। ये देख के इसे अपने एक्स की याद आ जाती है कि वो उल्टा लोगों को इस बात के लिए सॉरी बोला करता था जैसे कि उन्हें कोई तकलीफ़ दी हो। उसे मोरियो की नेचर काफ़ी पसंद आई थी कि वाकई में युकिको को एक अच्छा पार्टनर मिला है। दोनों को इस बात का भी पता चल चुका था कि युकिको ने इन्हें जानबूझ के ही यहाँ पे भेजा है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हनाओ कॉल करके इन्हें जल्दी से रेस्टोरेंट आने को बोलता है। उनके कहने पे इन लोगों ने उस साइकिल ऑनर का पता चला लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि सोरा का ही एक्स बॉयफ्रेंड था। उस पे तो मोरियो अपना पूरा गुस्सा निकालता है, साथ में उससे वो सब करने का रीज़न भी पूछने लगा था। वेल उसने तो ये सब खुद से अचानक ब्रेकअप करने का रिवेंज इस ओरा से लिया था कि मैंने इसकी हर खुशी का ख्याल रखा, पर आखिर इसने मुझे छोड़ने की क्यों हिम्मत की।
वो भी बोल पड़ती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया कि मैंने ये बात नोट कर ली थी कि तुम्हें मेरे साथ होते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और ये बात मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ देती थी कि क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ। हालांकि आज मैं मोरियो के साथ भी तो रनिंग करने गई थी, तब तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लोगों की जैसी ही फीलिंग आई। यूकी को बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे मोरियो जैसा पर्सन मिला। ये लोग अब उस साहब को पुलिस के हवाले करने के लिए ही लेके जाने लगते हैं। अपने लिए इतना कुछ करने पे वो फिर इन्हें थैंक्स कहती है। कंपटीशन में हमेशा की तरह सोरा ही फर्स्ट आई थी और यूकी को लास्ट। बाद में फिर हमें ये भी पता चलता है कि ओनो एक्चुअली में सोरा को लाइक करता है। ये बात तो वो भी कहीं ना कहीं नोट कर चुकी थी, पर अभी उसे ये सब फील नहीं कराती। मोरियो के मुंह से सोरा की तारीफें सुन के यूकी को बहुत ही जेलस फील करती है कि क्या इसे उस जैसी लड़कियां पसंद हैं। उसका लटका फेस देख के अब यहाँ पे मोरियो तो स्माइल ही करने लगा था एंड देन फिर जल्दी से उसे किस भी कर लेता है। अगले ही सीन में हमें युकिको को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। अब तो उसका और मोरियो का बॉन्ड एकदम परफेक्ट बन चुका था। दोनों ने तो इवन कपल्स चीज़ें भी शेयर करना स्टार्ट कर दी थी। टीचर सबको फॉर्म्स पकड़ाने के साथ साथ नेक्स्ट वीक होने वाले एम्प्लॉयमेंट सेशन के बारे में बताती हैं। अब आखिरकार इनकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आ चुका था कि इन्होंने फ्यूचर को लेके अब कुछ करने का डिसाइड करना था। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज का भी वो उन्हें बताने लगती हैं कि वो बहुत ही हैंडसम है और असल में वो कोई और नहीं बल्कि युकिको का चाइल्डहुड क्रश यामा ही था। सोरा और ये तो परेशान के कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर हम अपने लिए कौन सी सूटेबल जॉब ढूंढें। दूसरी तरफ मोरियो को एक भयानक ड्रीम आ रहा होता है जहाँ पे वो युकिको को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। इसी दौरान उसे एक शॉट लग जाता है। खैर इसी के साथ वो तो युकिको के ऊपर ही गिर गया था। वो भी फिर मौका का फ़ायदा उठा के उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगले ही लम्हे वो युकिको के बुलाने पे घर पहुंच आया था। आज इज़ुमी की बर्थडे थी तो सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करने के लिए उसने इसके साथ साथ शिचन को भी आने की दावत दे दी थी। डैड किसी काम से बाहर गए थे तो उनके आने के कम ही चांसेस थे। सो युकिको ने तभी मोरियो और शिचन के साथ मिलकर ही इज़ुमी को सरप्राइज़ देने का सोचा। ये बलून्स लेने के लिए मोरियो को रूम में ही लेके आ चुकी होती है। जैसे ही एक बलून फटता है मोरियो डर के मारे इसके ऊपर ही गिर जाता है। इससे पहले कि वो ड्रीम को सच साबित करते हुए किस करता तभी डोर बेल बजती है। शिचन की एंट्री हो चुकी थी, साथ ही साथ फिर से डोर बेल बज उठती है। अब ये परेशान कि अब कौन आ गया। अब की बार कोई और नहीं बल्कि डैड ही थे। उन्हें देख के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ओह नो अब क्या करें, मैंने तो डैड को इनके आने का बताया ही नहीं। इन्हें वॉशरूम में छुपने का कह के खुद उनका वेलकम करती है। वो तो इधर ही डेकोरेशन वगैरह का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये साइड पे जाने लगती है वो फ़ौरन से हेल्प के लिए उसे बुला लेते हैं। उसे मोरियो और शिचन से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये दोनों तो बैथ टब में ही छुपे हुए थे। डैड जब शावर लेने आते हैं तो आगे से यहाँ पे इन दोनों को देख के एकदम शॉक। इतने में इज़ुमी की भी एंट्री हो चुकी थी। अब फिर युकी को डैड को एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने ही इन्हें हेल्प के लिए बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि आप भी जल्दी वर्क कंप्लीट करके आ जाएंगे, सो इन्हें डांटिएगा मत। वो भी खैर कुछ नहीं कहते, सभी इज़ुमी को बर्थडे विश करते हैं। डैड को यहाँ पे मोरियो से ज़्यादा शिचन ही पसंद आया था। जैसे ही मोरियो इज़ुमी को गिफ्ट देता है उसमें अंडर गारमेंट्स का सामान निकलता देख के डैड तो और ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं कि ये कोई ढंग की चीज़ नहीं ला सकता था क्या। इसमें बेचारे मोरियो का भी कोई कसूर नहीं था और सारा किया धरा उसके फ्रेंड्स का ही होता है। शिचन ने बहुत अच्छा परफ्यूम ही से गिफ्ट किया था। ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। डैड तो अब ना सिर्फ मोरियो को इग्नोर करते हैं बल्कि उससे अपनी बेटी की पसंद और नापसंद को लेके क्वेश्चन से पूछने लगे थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि युकिको का फर्स्ट स्वीट हार्ट कौन है। अब इसलिए सी बात है इसका तो उसे पता ही नहीं था। हयामा का नाम सुन के वो एकदम सरप्राइज। वो तो फिर ये फर्स्ट टाइम उनके मुंह से सुन रहा था। युकिको डैड को अब चुप करने के लिए कहती है कि वो बस पास्ट था उसका जिक्र मत करे। शिचन जो कि बहुत ड्रंक हो चुका था वो भी अब मोरियो के हवाले से युकिको से ही सवाल पूछने लगता है जिसका आंसर तो वो बहुत अच्छे से देती है। उसे इसकी हर एक चीज़ के बारे में पता था। ये देख के मोरियो खुश कि युकिको तुम्हें मेरी इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। साथ में जब वो उसे ये पूछने लगता है कि मोरियो के
के फेस पे आखिर किस जगह पे मोल है। तो ये परेशान, ज़ाहिर है वो देख तो सकती नहीं थी। मोरियो जल्दी से इसे फिर खामोशी करा देता है। ड्रंक के कंडीशन में उसका तो थोड़ा सा दिमाग ही सठिया गया था। वो तो इन सबको ये भी बताने लगता है कि मोरियो के फेस पे स्कार मेरी वजह से ही आया था, मैंने ही इसे एक्चुअली में बचपन में हिट किया, जिसकी वजह से आज तक सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हुई है। मोरियो इसे चुप रहने को कहता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब उसका क्या जिक्र करना। जो भी था डैड को फिर भी शीचन अच्छा लड़का ही लगता है कि रियलिटी एक्सेप्ट करने वाले कम ही लोग होते हैं, गलतियाँ तो आखिर सभी करते रहते हैं। डैड और शीचन सोच चुके थे। जैसे ही शीचन इसकी लैब पे गिरता है तो यहाँ पे इज़ूमी तो एकदम शॉक ही रह गई थी। ये दोनों फ्यूचर को लेके ही बातें करने लगे थे। जब मोरियो उससे उसके ड्रीम की बात करता है तो वो बस इतना ही कहती है कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ, स्पेशली वहाँ पे मौजूद मोल को। ये उसका हाथ अपने फेस पे लगा के मोल दिखाने की कोशिश करने लगता है। उसके इतने क्लोज आने पे ये तो एकदम नर्वस, खुद से जिसे पानी समझ के पीता है वो एक्चुअली में वाइन ही थी। सो ये साहब अब ड्रंक होके उधर ही बेहोश हो जाते हैं। डैड ने इन दोनों के बीच होने वाली कन्वर्सेशन सुन ली थी। अब शीचन जो कि उठ चुका था मोरियो को लेकर जाने लगता है। सोफे पर इसे शीचन के घर की कीज मिल जाती हैं जो इधर ही भूल गया था। इज़ूमी उसे देने जाने का सोचती है। मोरियो को अभी इसने बेड पे लिटाया ही होता है कि तभी इज़ूमी कॉल करके उसे उसकी कीज़ का बताती है। वेल साथ ही साथ वो तो उसे ये देने के लिए पहुंच भी आई थी। वो तो अब ये उसे देने के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी उससे कन्फेस कर लेती है कि मुझ में अब इन्हें छुपाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। शीचन अब यहाँ पे उसे अपोलोजाइज कर लेता है कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जैसे ही वो उसे बताता है कि एक्चुअली में मैं गे हूँ, ये सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है कि क्या सच में। घर पे इसे परेशान देख के यूकिको भी अपसेट हो जाती है। स्कूल से वापसी पे डैड इसे कॉल करके अपने साथ मोरियो को स्टूडियो लाने के लिए कहते हैं। दोनों फिर जल्दी ही वहाँ पे पहुँच आए थे। डैड ने तो मोरियो की बहुत ही बड़ी सी पिक्चर बनाई थी जिसमें से वो यूकिको को इसका मोल देखने के लिए कहते हैं कि यही तुम्हारा ड्रीम था ना। उसे तो अब फिर मोल नज़र आ ही चुका था। डैड तो स्वीटली से इनसे सॉरी भी बोलते हैं कि एक्शन में रात को मैंने तुम दोनों की बातें सुननी थी। वो फिर उन्हें यूकिको की बचपन की फ़ोटोज़ ही दिखाने लग गए थे। साथ ही साथ अपने ड्रीम का भी बताने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब फाइनली ब्लाइंड पीपल्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी बन ही जाए कि वो भी ईज़िली फेसेस देख सकें। इसलिए मैंने ये सब संभाल के रखा हुआ है, किसी ना किसी दिन तो मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। मोरियो भी यहाँ पे उन्हें तसल्ली देता है कि ज़रूर होगा, डोंट वरी। डैड की अब मोरियो से नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। ये उन दोनों की फ़ोटोज़ भी साथ में क्लिक करते हैं कि ये भी मैं एल्बम में शामिल कर लूँगा। इज़ूमी फिर भी जिम पहुंच आई थी। आज से उसने शीचन को अपना आइडल ही मान लिया था कि तुम्हें खुश देख के मैं भी खुश होती रहूँगी। आइडल्स के लिए हमारी फीलिंग्स बिल्कुल ही ऐसी ही होती हैं। ये भी जानते हैं कि वो हमारे नहीं हो सकते, सो बस उन्हें दूर से देख देख के ही हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये सुन के ये तो अब फिर स्माइल ही करने लगा था। यूकिको ने अपने फ्यूचर को लेके आखिरकार कोई ना कोई डिसीजन लेने का सोच ही लिया था। मोरियो को अब की बार ड्रीम आता है कि यूकिको ने उसे छोड़ के किसी और को ही अपना जीवन साथी चुन लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। स्कूल के बाहर हयामा भी मौजूद था। वो यूकिको के क्लोज आके खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब उसका नाम सुन के मोरियो तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था। मोरियो का अब चूंकि लव राइवल आ चुका था, वो तो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा होता है कि आखिर उससे मैं कैसे निपटूंगा। ये साहब तो हर लिहाज से मानो एकदम परफेक्ट ही होते हैं। अच्छी जॉब, बात करने का तरीका, हैंडसम पर्सनैलिटी, सब कुछ तो था इसके पास। जब सबको पता चलता है कि यही हयामा यूकिको का चाइल्डहुड क्रश है तो वो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। इधर मोरियो फर्स्ट लव को लेकर सर्च करने में मगन। वो बहुत ही दुखी था कि वाकई में इंसान अपने पहले प्यार को कभी भुला ही नहीं पाता। आंट अकाने क्रिसमस इवेंट पे स्टाल लगाने वाली थी, सो वो इन लोगों की हेल्प मांगती हैं, जिसे तो ये कह के इनकार कर देते हैं कि सॉरी आंटी, हमने तो बिजी होना है। तभी यूकिको के साथ हयामा की एंट्री होती है। ये देख के अब मोरियो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। आंट तो इन सब का बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। इनके साथ सोरा भी आई थी।
मोरियो के फ्रेंड्स सिचुएशन को देखते हुए मोरियो को अब हयामा से युकिको का बॉयफ्रेंड कह के ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये थोड़ा सा खुश हो जाता है। आंट ने अब इन लोगों को स्टार पे काम करने के लिए इनवाइट कर लिया था। सो ना सिर्फ हयामा बल्कि युकिको ने भी उनके साथ जाने का डिसाइड कर लिया होता है। अब फिर मोरियो, जिसने पहले हेल्प करने से इनकार कर दिया था, फौरन से उठ के कहने लगता है कि आंट, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे फ्रेंड्स भी आपको ज्वाइन करेंगे। ये सुन के वो एकदम हैरान। वो अब खुद भी हयामा से थोड़ी ही ना कम था। मेन्यू डिस्कस करने का टाइम आ चुका था। सभी भी युकिको के दिए आइडिया को लेके ही आगे बढ़ने का सोचते हैं। फर्स्ट रेसिपी उन्होंने खुद यहीं पे ही ट्राई करनी थी। हालांकि मोरियो को सब्जी काटनी बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी हयामा के मुकाबले में किचन में आ ही जाता है। उसकी टेक्निक्स तो इससे कई गुना बढ़िया थी। इस बात से वो काफ़ी डाउन भी फील करने लगता है। हचिको भी काम के थ्रू हनाओ के क्लोज आ ही चुकी थी। मोरियो रास्ते में जा ही रहा होता है कि ओनो को रोड क्रॉस करते देख के रोक के उसकी हेल्प करने का सोचता है। उससे पहले कि वो जाता हयामा आ जाता है। ये देख के वो बेचारा अपसेट। ऐसे ही रेस्टोरेंट पे भी उसे युकिको को प्यार भरी नज़रों से देखते देख के उसे बहुत बुरा लगता है। अब ये युकिको को घर छोड़ने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी इनके पास आके रुकती है, जिसमें हयामा ही था। वो दोनों को ही लिफ्ट देने की बात करता है। उसने युकिको को घर ड्रॉप कर दिया था। वो अब इन्हें गुड बाय कहती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोरियो को भी छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मना करके उल्टा उससे यही पूछने लगा था कि क्या तुम युकिको को पसंद करते हो। इसका अभी तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। मोरियो के हाथ पकड़ के पॉकेट में डालने वाले गेस्चर को ये याद करके तो स्माइल ही करने लगती है। अगले दिन सभी स्टॉल पे आंट की हेल्प करने पहुंच आए थे। ये ट्रियो तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उन्हें अपनी तरफ बुलाने में ही बिजी होता है। वैसे ये हैं कितने क्यूट। जैसे ही कुछ किड्स इनका फूड लेके खुशी से खाने के साथ साथ उनकी तारीफें भी करते हैं, तो तब युकिको को बहुत अच्छा लगता है। एक अंकल फिर इसके ब्लाइंड होने पे टॉन्ट करने लगते हैं कि पता नहीं फिर मेन्यू कैसा होगा। ये सुन के हयामा उन्हें प्यार से समझाने लगा था कि यहाँ देखने और ना देखने वालों का ग्रुप भी मौजूद है, सो हम मिलकर ही काम करते हैं। आप बिना हेजिटेट हुए खाना खा लें, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। वो भी फिर अपने बैड बिहेवियर पे शर्मिंदा होकर इनसे फूड लेते चले जाते हैं। एक शॉप पे जब हनाओ ओनो को यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज के बारे में बताता है, उसने फिर सोरा को गिफ्ट देने के लिए एक छोटा सा ट्री बाय कर ही लिया था। अब कोल्ड से हाथों को बचाने के लिए मोरियो युकिको को हॉट पैक देता है। अब हयामा तो हीटर ही लेके फिर रहा था। वो भी इसे भी वहाँ आने के लिए कह देते हैं, पर ये एक्सक्यूज़ कर लेती है। एंड देन मोरियो के साथ बाकी के स्टार्स घूमने चली जाती है। ऑडियो गाइड करके वो उसे उनके बारे में बताने लगा था। एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री के पास आके ये तो रुक जाते हैं। ये अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए हयामा की एंट्री हो जाती है। इन दोनों को साथ में देख के मोरियो तो बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करता है कि इसे आखिर कहीं और चैन क्यों नहीं आता। उन्होंने सोरा को गिफ्ट दे दिया था, जिसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो तो काफ़ी खुश भी लग रही होती है। मोरियो की मुलाकात हयामा से होती है। वो तो उसके स्कार को लेके ही क्रिटिसाइज़ करने लगता है कि ज़रूर तुम लड़ाई झगड़ा ही करते होगे तभी ये बना। साथ में उसे कल वाले सवाल का भी जवाब देता है कि हाँ, मैं युकिको को लाइक करता हूँ, तुम उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। कहाँ वो गुड गर्ल और कहाँ तुम गैंगस्टर टाइप के। वो सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकेगी, ना कि तुम्हारे साथ। ये कह के वो तो मोरियो को हर्ट करता वहाँ से चला जाता है। रात को उसे चुप चुप देख के ये परेशान कि आखिर इससे क्या हो गया। उसके पूछने पे भी वो उसे कुछ नहीं बताता। अब फिर उसका मूड फ्रेश करने के लिए ये उसे बताती है कि मैंने आगे कुकिंग को ही लेके बिजनेस करने का सोचा है। वो भी खुश हो जाता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम चाहे जो भी करो मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगा। ये सुन के वो तो फिर अब खुश हो जाती है। बाद में रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। मोरियो छाता लेके हयामा के कहे वर्ड्स को ही रिमेंबर कर रहा होता है कि क्या वाकई मैं इतना बुरा हूँ। यहाँ पे उसे बैठे हुए शीचन भी देख चुका था। वो अब इसे घर ड्रॉप करने जाने लगता है। इसने उसे अपने लव राइवल की सारी स्टोरी बता दी थी। वो उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है। अब फिर हमें ये भी पता चलता है कि असल में शीचन मोरियो को ही लाइक करता है।
इसने अपने फ्यूचर प्लान्स का टीचर और हियामा को बता दिया था। वो इसके लिए खुश होके साथ में इसे अप्रिशिएट भी करने लगते हैं। हयामा ने भी इसे कह दिया था कि तुम चाहे जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगी, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मोरियो युकिको को स्कूल से आता देख के उसके पास ही पहुंच आया होता है कि मैंने फैसला किया है कि अब से तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सीखने और करने को तैयार हूँ। तुम्हारा जहाँ जहाँ घूमने जाने को दिल करता है वही लेके जाऊँगा। गाड़ी भी मैंने खरीदने का सोच लिया है। वो हैरान के कैसी बातें कर रहे हो, मैंने भला कभी तुमसे ये चीज़ें मांगी हैं या फिर ऐसा करने को कहा है? तुम मुझे बस ऐसे ही अच्छे लगते हो। उसे घर पे लाके युकी को उसके लिए खाना बनाती है, साथ ही साथ अपनी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस का भी बताने लगी थी कि तुमसे पहले मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ना ही मुझ में फैसले करने की हिम्मत थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि अब मुझे पता है कि आखिर मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। अब वो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, ये सुन के तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और साथ में उसे इतना भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये सिर्फ मुझे ही पसंद करती है और किसी को नहीं। बाद में हमें फिर इसे सोरा के साथ ही बैठे दिखाया जाता है। वो युकिको को ओनो के ट्रेनिंग पे जाने का ही बता रही थी। इधर मोरियो ये सुन के परेशान के लोगों ने रेलवे ट्रैक पे एक वाइट स्किन वाले पर्सन को गिरते हुए देखा। वो जल्दी से युकिको कॉल करता है कि तुम कहाँ पे हो। वो उसे बताती है कि सोरा के पास क्यों, क्या हुआ। ये फिर उसे बताने लगता है कि अभी कुछ लोग किसी वाइट स्किन वाले पर्सन के एक्सीडेंट की ही बात कर रहे थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि कहीं वो तुम ना हो। अब युकी को एकदम शॉक ही रह जाती है क्योंकि अभी अभी उसे सोरा से पता चला था कि उन्होंने उसी रेलवे स्टेशन पे जाने का ही इसे बताया था। ये हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी तो ये भागी भागी वहाँ पे पहुँचती हैं। ये तो शुक्र था कि ओनो को कुछ हुआ नहीं। सोरा तो यहाँ पे उसे हगी कर लेती है, साथ में काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। जैसे ही मोरियो को बिस्तर पे लेटा देखते हैं तो हैरान कि क्या इसने अपनी जान पे खेल के ओनो को बचाया। ऐसा कुछ नहीं था। हयामा ने एंड टाइम पे पहुंच के ही इसकी लाइफ बचाई। बाकी रही मोरियो के पाँव पे चोट लगने वाली बात, तो वो उसकी अपनी ही गलती थी। सभी फिर हयामा को ओनो की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलने लगते हैं। इसे भी अंदाज़ा हो ही जाता है कि वाकई ही में हयामा एक काइंड पर्सन है। अगले दिन अच्छा अच्छा सा खाना प्रिपेयर करके ये मोरियो को देने हॉस्पिटल पहुंच आई होती है। वो साहब अभी कम्प्लीटली ठीक तो नहीं हुए थे, फिर भी जल्दी से डिस्चार्ज होके घर ही जाने लगते हैं। उसके साथ साथ ये भी थी, घर पे सारा मैस फैला देख के अब जल्दी से जितना इसे समेटा जाता था समेटता है। आज फर्स्ट टाइम ही युकी को इसके घर आई थी। दोनों फिर आराम से बैठते हैं। मोरियो को अचानक एक आइडिया आता है। वो यहाँ पे इससे पहले कि युकी को किस करता, उसके फ़ोन की रिंग बज उठती है। युकी को अब किचन में आ चुकी थी। यहाँ पे भी कोई चीज़ जगह पे नहीं होती, उसे तो वो सब उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगले सीन में हमें फिर रेस्टोरेंट में सबको सरप्राइज रेडी करते ही दिखाया जाता है। मोरियो ठीक होने के बाद आज ही इधर आ रहा था, पर शीचन की वजह से उनका ये सरप्राइज तो एकदम ख़राब होकर ही रह जाता है। वो इधर मोरियो के लिए गुड न्यूज़ लेके ही आया होता है। तुम्हें मेन ब्रांच की तरफ से फुल टाइम एम्प्लॉय बनाने की ऑफ़र दी गई है। तुमने जो स्टोर पे ब्लाइंड पीपल्स को ऑडियो गाइड के थ्रू जो चीज़ें सेल करने का आइडिया दिया था वो अथॉरिटी को बहुत ही पसंद आया। सो इसलिए वो अब एक और स्टोर पे तुम्हें भेजना चाहते हैं। पहले तो वो ये सुन के खुश हो जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसे तो दूसरे सिटी जाना पड़ेगा, वो अब अपसेट। शीचन ने उसे सोचने का टाइम भी दे दिया था। इसने खैर सोचना क्या था, ये तो भला अब कहाँ युकीको को छोड़ के इतनी दूर रहने के लिए जा सकता था। इस बात से युकीको थोड़ी सी परेशान तो होती है कि इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी मैं नहीं चाहती कि मोरियो मेरी वजह से गंवाए, फिर बाद में चाहे सारी ज़िंदगी उसे पछताना ही ना पड़ जाए। हमा इसे अपनी कंपनी देख के आ गया था। फूड डिपार्टमेंट में तो नहीं, पर ऑफिस में डेस्क वर्क करने की ही इसे जॉब दी जाती है, जिसे ये भी एक्सेप्ट कर ही लेती है कि इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ। मोरियो के दिल में कहीं ना कहीं जॉब पे जाने की ख्वाहिश भी थी, पर फिर भी सोच समझ के वो तो शिचन को कॉल करके कह ही देता है कि मैं ये सिटी छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद शिचन ने कॉल करके इजुमी को मिलने के लिए बुला लिया था। वो आ भी जाती है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि जिसे शिचन पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि मोरियो है, वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है। एंड देन इसी कंडीशन में ही घर आ चुकी थी, इस बात का किसी और को नहीं बताती।
अगले दिन मोरियो ने अपनी डिसीजन का युकिको को बता दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, इधर ही रह के तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इस बात से वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है कि क्या मैं इसके लिए बर्डन तो नहीं हूँ, जो कि इसके माइंड पे सवार होके ही रह गई हूँ। अब फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी, सो इसे एंजॉय करते ही दोनों जाने लगते हैं। हयामा की छुट्टी के वक्त इससे मुलाकात हो जाती है, वो भी अब बिना सोचे समझे इससे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेता है। ये सीन जो कि मोरियो देख चुका था, दुखी होता वहाँ से चला जाता है। इसने तो हयामा से अपोलोजाइज ही कर लिया था कि मैं तुम्हें जस्ट अपना फ्रेंड ही मानती हूँ, मेरे दिल में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोरियो ही है। ये सुन के वो तो एकदम दुखी। इसने अब मोरियो को कॉल करके मिलने के लिए बुला लिया था। जब वो आता है तो अब ये फिर उससे ब्रेकअप की बात कर लेती है। वो एकदम शॉक के ज़रूर, ये हयामा के लिए ही मुझे छोड़ रही है। वो उससे ब्रेकअप का रीज़न भी पूछता है, पर ये उसे कुछ नहीं बताती। थोड़ी दूर जाके इमोशनली हो जाती है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये कभी भी जॉब पे नहीं जाएगा। फिर हमें 1 साल बाद हचिको और हनाओ की शादी का ही सीन दिखाया जाता है। फाइनली उसने तो अपने लव को पा ही लिया था। इस 1 साल में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। युकिको ने कंपनी में बहुत ही हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, फिर भी वो मोरियो को साथ ही साथ बहुत मिस भी किया करती है। शादी में हमें मोरियो को भी दिखाया जाता है, जो कि सब कुछ चोरी चोरी ही इंजॉय कर रहा था। अभी तो उसका इरादा युकिको के सामने बिल्कुल भी नहीं आने का था। इसके बाद सीधा वो रेस्टोरेंट जाता है। युकिको के इधर आने का सुन के वो तो पहले ही वहाँ से जाने लगा था, पर उसी वक्त उसकी एंट्री हो जाती है। अब ये फिर छुपने ही लगा था। असल में जॉब से इसे डिसमिस कर दिया गया था, सो जब तक अब अपने लिए न्यू नौकरी तलाश न कर लेता उसे कैसे मिलता। बाकी रही ब्रेकअप की बात, तो उसे आंट अकाने से सारी बात का पता चल गया था कि युकिको ने इससे ब्रेकअप हयामा की वजह से नहीं बल्कि उसके भले के लिए ही किया था कि वो कोई चांस मिस ना करे। अब फिर खुद को प्रूव करके ही वो इसके सामने आना चाहता था। इधर ही ये दोनों मिलके वेडिंग केक काटते हैं। सभी युकिको के बनाए केक की बहुत ही तारीफ़ें करने लगे थे कि ये बहुत डिलीशियस है। अब मोरियो ही सबकी फ़ोटोज़ बनाने लगता है। अभी तो युकिको को इसकी प्रेजेंस का पता ही नहीं चलता। वर्क पे जाते हुए वो नोट तो करती है कि जैसे उसे कोई देख रहा है, पर खुद को ही कोस के आगे बढ़ जाती है कि ये ज़रूर मेरी इमेजिनेशन ही होनी है। अब आखिर वो इसे कब तक छुप सकता था। फाइनली युकिको को इसका मालूम हो ही जाता है। ये फिर उससे अपोलोजाइज करने के साथ साथ उससे ना मिलने की वजह भी बताने लगता है कि इसके अलावा मेरी और कोई भी इंटेंशन नहीं थी। बाकी आंट अकाने से मुझे तुम्हारे ब्रेकअप करने का रीज़न भी पता चल चुका है। सोरा और उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दी थी। युकिको ने एक कुकिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया होता है। अपने इस ड्रीम को ही वो अब आगे लेके जाने वाली थी। आज तो शिचन की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। वो जल्दी से हेल्प के लिए इज़ुमी को ही कॉल करके बुलाता है। वो भी आ चुकी थी। इतने अरसे में उसे इज़ुमी की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो चुका था कि इसके बगैर अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मोरियो इसे देखने आता है तो तब ना सिर्फ ये अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करता है, बल्कि इतना भी बता देता है कि अब मैंने अपनी लाइफ गुजारने के लिए किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम और मैं एक कभी भी नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी लाइफ में युकिको ही हमेशा फर्स्ट आती है। सो तभी मैंने भी फिर किसी और से ही अपनी फीलिंग्स जोड़ ली। इज़ुमी से अपनी कन्फेशन करके वो तो अब कम्प्लीटली उसी पे ही रिले करने का डिसाइड कर चुका था। युकिको को पता चलता है कि कल उनके इंस्टीट्यूट में बड़ा ही अजीब सा स्टूडेंट आया था, जिसके फेस पे स्कार था। किचन में तो हर जगह ही उसने गड़बड़ी मचा के रख दी थी। ये सुन के तो वो स्माइल करने लगती है कि वो मोरियो ही होना, आखिर को ऐसा मैस वही फैला सकता है। रात को मोरियो ने इसे फूड ट्रक दिखाने के साथ साथ अपने ड्रीम का भी बता दिया था कि मुझे तो इसे चलाने का ही शौक़ था, पर कुकिंग में तो मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ। सो नेक्स्ट खुद तो वो फूड ट्रक चलाने और साथ में युकिको को फूड बनाने के लिए कहता है कि इस तरह हम दोनों ही अपने अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। वो भी एग्री कर लेती है। जहाँ पे शिचेन इज़ुमी एक साथ में बहुत खुश होते हैं, वहीं पे सोरा भी ओनो को अपना जीवन साथी चूज़ करके बहुत ही काम एंड पीस में लग रही थी। मोरियो और युकिको को भी एक साथ में ज़िंदगी जीने का मकसद मिल चुका था। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसे ही पर्सन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, जो ना सिर्फ उसे सपोर्ट करे बल्कि उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट और इतनी ज़्यादा केयर करे कि अगला बंदा चाहे जैसा भी हो उसे अपने गोल्स अचीव करने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करिए। थैंक